Hi everyone. I think you have already seen or went through the first and second topic of the body fluid and circulation. Now I'm going to discuss about the clotting disorder, which is very important and essential chapter for the NEET examination. And this chapter is very difficult to understand. So I tried to make it easy. So let's begin part third, that is clotting disorder related. But before that, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें और पार्ट 3 उसके बाद ही देखें। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 से। उसके पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल इंक्रीज हो एंड आई एम एबल टू मेक मोर टॉपिक्स फॉर यू। So this is the question in which in NEET examination they ask about the following components in the sequence of activation of blood clotting mechanism. So before going to the topic, this question, if suppose I have to discuss with you, so you have to know about the pathway for the clotting. What is the pathway for the clotting? So इसमें ऑप्शन दिया गया है प्लेटलेट्स, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन, कैल्शियम and thrombokinase. So without knowing the pathway, it is very difficult to answer these questions. So there are two pathways for the clotting in body or clotting mechanism. One is extrinsic pathway and other is intrinsic pathway. So extrinsic or intrinsic pathway, at some point they meet to form common pathway. So इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इन द सीक्वेंस ऑफ एक्टिवेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म इज। सो आप अगर देखेंगे यहाँ पे, तो प्लेटलेट जो है उसका एक्शन पहले होता है व्हेन द इंट्रिंसिक पाथवे। सो प्लेटलेट हाउ इट इज एक्टिवेटेड? सो प्लेटलेट एक्टिवेट तब होता है जब बॉडी में एंडोथेलियल सेल्स का इंजरी होता है और कहीं पे इंजरी होता है। सो प्लेटलेट्स आर एक्टिवेटेड। सो ऑप्शन जो दिया गया है प्लेटलेट, सो मेरे अनुसार और अकॉर्डिंगली इंट्रिंसिक पाथवे, पहला जो सेल एक्टिवेट होगा दैट इज प्लेटलेट्स। सो आफ्टर दैट यू हैव टू गो थ्रू द दिस पाथवे. So there is plasma factor and tissue thromboplastin, and there is also platelet thromboplastin according to extrinsic and intrinsic pathway. So the option has given prothrombin, second option. So platelet के बाद prothrombin तो नहीं होगा. Then third option is given fibrinogen, then fourth calcium and thrombokinase. So अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे platelet thromboplastin है but not thrombokinase. सो कैल्शियम एक्टिवेशन होता है, कैल्शियम फैक्टर है, जो कि कैल्शियम फैक्टर आफ्टर द प्लेटलेट के बाद होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंगली, ऑप्शन में जो दिया गया है यहाँ पे। सो प्लेटलेट के बाद एक्टिवेट होगा कैल्शियम एंड दिस कैल्शियम एक्टिवेट्स एक्टिव फैक्टर 10 एंड फैक्टर 5 एंड along with the vitamin K, this activate prothrombinase और थ्रोम्बोकाइनेज, जो इनएक्टिवेट करता है हिपैरिन को इनएक्टिवेट करके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। सो कैल्शियम के बाद क्या एक्टिवेट होगा? तो देयर इज एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज और थ्रोम्बिनेज। सो प्लेटलेट होगा, फिर उसके बाद कैल्शियम होगा, देन थ्रोम्बोकाइनेज होगा, देन प्रोथ्रोम्बिन होगा, एंड प्रोथ्रोम्बिन जब एक्टिवेट हो जाता है तो वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है और फाइब्रिनोजेन को ब्रेक करके फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। सो यहाँ पे क्या है? फिब्रिनोजेन ऑप्शन दिया गया है। तो इसके अनुसार एक्सट्रिंजिक और इंट्रिंजिक पाथवे के एक अनुसार क्या होगा इसमें आंसर? तो आंसर होगा फर्स्ट प्लेटलेट, देन कैल्शियम, देन दिस एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज और प्रोथ्रोम्बिनेज, देन उसके बाद क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिन, एंड लास्ट इज फिब्रिनोजेन। सो आंसर क्या होना चाहिए? आप देख सकते हैं सेकेंड ऑप्शन। सो 1 इज प्लेटलेट्स, 4th इज
calcium, as I told you. Then fifth, thrombokinase or prothrombinase. Then second is prothrombin, and last is third is fibrinogen. So आंसर इसके ये इस क्वेश्चन को याद करने के लिए और बनाने के लिए आपको ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन दैट बहुत सा क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है लास्ट 10-15 ईयर्स में नीट का ऑन द बेसिस ऑफ दिस साइकिल। आप देख सकते हैं कि दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इस टाइप से, जिसका आंसर होता है प्लेटलेट्स एक्टिवेट होता है, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, देन फाइब्रिनोजेन and fibrin. So, in the presence of calcium ion, prothrombinase, a complex of molecules in biochemistry, catalyzes the conversion of prothrombin to thrombin. So, prothrombin जो है वो एक्टिव स्टेज में यानी सेक्रेटरी स्टेज में कन्वर्ट करता है prothrombin को thrombin में, where thrombokinase, an enzyme, is a proteolytic enzyme that catalyzes the conversion of prothrombin to thrombin during blood clotting. So during the clotting process, there is an enzyme prothrombinase, where in active stage, when there is circulatory stage, there is enzyme prothrombinase, which convert prothrombin to thrombin, whereas thrombokinase has same activity, which convert prothrombin to thrombin. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे आप कहीं पे इस को लिख लें, या इस स्लाइड को का प्रिंट आउट लेके कहीं पे आप अपने जहाँ पे स्टडी करते हैं वहाँ पे इसको रख लें, ताकि आपको इसको सॉल्व करने में, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, so identify the components labeled A and D in the given flow chart of the blood clotting factors or process. So again the same kind of question जो अभी पहले जो सॉल्व किया उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी सेम पूछा गया है ए क्या है। तो ए क्या होना चाहिए, अगर बैक गुड इफ वी गो बैक टू द स्लाइड, सो इसमें ए क्या है, टिश्यू थर्मोप्लास्टिन। सो दिस वन ए इज टिश्यू थर्मोप्लास्टिन रिएक्ट विथ कैल्शियम आयन, तो यहाँ पे ए जो है थर्मोप्लास्टिन हो गया। देन बी क्या हो सकता है, इफ यू गो टू द अगेन बैक टू द क्वेश्चन, देन बी इज कैल्शियम, और कैल्शियम नहीं होगा। सो दिस इज बी इज again we can go to the this intrinsic pathway or extrinsic pathway, so prothrombinase, so B क्या है यहाँ पे, prothrombinase है, and you know that this prothrombinase with vitamin K acts on prothrombin to convert it thrombin, so ये thrombin हो गया C, and D क्या है, and thrombin acts on the fibrinogen to convert it fibrin. So आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, बी हो जाएगा आपको यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिनेज, सी जो हो जाएगा वो होगा थ्रोम्बिन, एंड डी इज फाइब्रिनोजेन। सो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन याद करना है तो यू हैव टू मेमोराइज द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ए टू डी इज आंसर इज ए। सो ए जो होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन होगा, बी थ्रोम्बोगिनेज होगा, देन थ्रोम्बिन होगा, लास्ट इज फाइब्रिनोजेन। सो ऐसा क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको पाथवे जरूर याद होना चाहिए। नाउ कम टू द अदर क्वेश्चन, अगेन इट इज रिलेटेड टू द क्लॉटिंग फैक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग थ्रोम्बिन। सो इट इज अ प्रोटीन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर, कन्वर्ट soluble fibrinogen of plasma into insoluble fibrin, converts insoluble fibrinogen into insoluble fibrin, and fourth converts fibrin into fibrinogen. So आपके आंसर क्या आना चाहिए इसका आंसर, हमने अभी जस्ट देखा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथ में और प्रीवियस क्वेश्चन में कि थ्रोम्बिन का क्या काम है। सो जस्ट गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। सो जस्ट सी, थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजेन को फिब्रिन में बदलता है। सो फिब्रिनोजेन जो है
that is, it helps in of the blood, which is insoluble. माफ कीजिएगा, which is soluble. एंड जब क्लॉट फिब्रिन में कन्वर्ट कर जाता है तो ये इनसॉल्युबल हो जाता है. सो आंसर क्या होगा इसमें? सो आंसर होगा इट कन्वर्ट्स soluble फिब्रिनोजेन ऑफ प्लाज्मा इनटू insoluble fibrin. So again, for this question you have to remember extrinsic and intrinsic pathway. Now during the process of blood coagulation, vitamin K helps in the 20th क्वेश्चन में पूछा गया है कि विटामिन के ब्लड कोगुलेशन में कैसे हेल्प करता है या ब्लड क्लॉटिंग में क्या हेल्प करता है. Whether it is forming prothrombin, whether it is help in formation of thromboplastin, conversion of fibrinogen to fibrin, and D, conversion of prothrombin to thrombin. So विटामिन के जो है वो प्रोथ्रोम्बिनेज के साथ प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने में मदद करता है, बट इट इज नॉट एलोन कन्वर्टिंग प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन. सो डी ऑप्शन जो है वो नहीं होगा. एंड फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन ये भी गलत है. कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजेन टू फिब्रिन ये भी गलत है, क्योंकि फिब्रिनोजेन टू फिब्रिन थ्रोम्बिन के कारण बनता है. सो ऑप्शन ए इज सही है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन सॉरी. सो फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, विटामिन के हेल्प करता है प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्मेशन में. सो वेयर विटामिन के इज फॉर्म इन लीवर. एंड थ्रोम्बिन कहाँ पे फॉर्म होता है? वो भी लीवर में फॉर्म होता है, बट it is released by the platelets. So vitamin K helps in the formation of prothrombin, and vitamin K is ADEK. These are fat soluble vitamins. They are formed and stored inside the liver, and all the clotting factors or most of the clotting factors are synthesized in the liver. So formation of prothrombin कहाँ पे होता है? Liver में होता है, and vitamin K helps in this formation. So इसका आंसर होगा प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है विटामिन के. Now another question, which of the following factor is known as Christmas factor? So Christmas factor जो होता है वो फैक्टर 9 होता है, जिसको हीमोफिलिक फैक्टर बी बोलते हैं. सो इसके कमी के कारण भी फैक्टर 9 की डिफिशियंसी से भी हीमोफीलिया होता है. सो फैक्टर, आपको फैक्टर याद करने के लिए यू हैव टू दिस चार्ट यू हैव टू रिमेम्बर. बहुत से लोग आपको फार्मूला बताते होंगे कि ये फार्मूला याद कर लो, वो फार्मूला याद कर लो, बट एग्जाम के समय आप नर्वस हो जाते हैं और फार्मूला भूल जाते हैं. तो बेटर टू मेमोराइज दिस 1 2 3 to 13. एंड रिमेम्बर फैक्टर 6 इज नॉट डिस्कवर्ड. सो फैक्टर 6 नहीं है इस 1 to 13 में. तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच फैक्टर इज ऑल्सो हेल्प इन, जिसमें ऑप्शन फैक्टर 6 भी दिया रहता है. तो आप याद करके रखें कि फैक्टर 6 जो है वो नहीं होता है. फैक्टर 1 जो है वो फिब्रिनोजेन है, फैक्टर 2 जो है प्रोथ्रोम्बिन है, फैक्टर 3 है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर 4 इज कैल्शियम आयन, फैक्टर 5 इज लेवाइल फैक्टर, फैक्टर 7 जस्ट सी देयर इज नो फैक्टर 6. तो अभी तक नहीं डिस्कवर किया गया है, तो फैक्टर 6 नहीं है. और फैक्टर 7 इज स्टेबल फैक्टर, फैक्टर 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर. तो फैक्टर 8 के डिफिशियंसी से हीमोफीलिया होता है. फैक्टर 9 ऑल्सो कॉल्ड क्रिस्मस फैक्टर, इसके कारण हेमोफीलिया बी होता है. फैक्टर 10 स्टुअर्ट पावर फैक्टर, फैक्टर 11 इज थ्रोम्बोप्लास्टिन antecedent or PTA, it is also called PTA. Factor 12 Hagman factor, and factor 13 it is fibrin stabilizing factor. So आप इस फैक्टर को डायरेक्ट याद कर जाइए, चार्ट में जो दिया है कहीं पे आप इसको प्रिंट आउट लेके या अपने खुद से लिख के कॉपी में इसको खुद से मेमोराइज कीजिए. नेवर मेक एनी formula, because decoding of that formula during the exam time, it is very difficult by some person. Some students they can memorize the formula, but most of the students I have seen that they are not able to decode during the examination or exam anxiety. So बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. सो फैक्टर जो है 9 इज क्रिस्मस फैक्टर. अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फिब्रिन्स आर फॉर्म बाय कन्वर्जन ऑफ. सो फिब्रिन किससे बनता है? फिब्रिन कन्वर्जन होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन के प्रेजेंस में फिब्रिनोजेन से. सो
जो इसमें आंसर होगा वो होना चाहिए फिब्रिनोजेन। सीरम में होता है? नहीं, सीरम में नहीं होता है। मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि सीरम इज ब्लड माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। सो क्लॉटिंग फैक्टर होगा नहीं इसमें। सो इसमें आंसर ऑफ कोर्स अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो प्लाज्मा होना चाहिए। सो fibrins आर फॉर्म बाय कन्वर्जन ऑफ fibrinogen इन प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज होना चाहिए। इसमें ऑप्शन में थ्रोम्बोकाइनेज जो है सबके साथ मैच नहीं कर रहा है। सो थ्रोम्बिन दिया हुआ है। अगर ये ऑप्शन नहीं है थ्रोम्बोकाइनेज फिब्रिनोजेन प्लाज्मा और थ्रोम्बोकाइनेज के अनुसार, तो मोस्ट एक्यूरेट इसमें आंसर जो होगा फाइब्रिनोजेन प्लाज्मा एंड थ्रोम्बिन। सो ऑप्शन थर्ड जो है वो सही होगा इसमें। सो आप देख रहे हैं कि पूरा जो है क्वेश्चन इट इज बेस्ड ऑन फैक्टर इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर। सो आप उस पाथवे को अच्छी तरह से याद कर लें, एंड आई एश्योर दैट अगर वो याद हो जाता है आपको तो क्लॉटिंग फैक्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स और क्लॉटिंग डिसऑर्डर। नाउ अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इनिशिएशन ऑफ कोagulation ऑफ ब्लड द प्लेटलेट्स आर एक्टिवेटेड बाई। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, प्लेटलेट कैसे एक्टिवेट होता है। तो बहुत से लोग आंसर इसका बोलेंगे कि थ्रोम्बोकाइनेज या कैल्शियम या थ्रोम्बिन से होता है, बट ये आंसर नहीं होगा। एज ए मेडिकल में इसको मोस्टली ट्रॉमा से ही प्लेटलेट एक्टिवेट होता है। ट्रॉमा हो गया आपको या तो इन्फ्लामेशन के आइदर ड्यू टू द इन्फ्लामेशन और ड्यू टू द इंजरी, और आप बोल सकते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन अगर चेंज होता है तब भी देर इज फॉर्मेशन ऑफ कोगुलेशन। बट ब्लड सर्कुलेशन मीन्स हमारा बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो एक फ्लो में होता है। बट जब फ्लो स्ट्रीम लाइन से चेंज हो जाता है तब भी ब्लड जो है फ्लो रुकता है, तब भी ब्लड में क्लॉट हो सकता है। सो नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस ओल्ड एज में, atherosclerosis. So there is the formation of blood clot. So platelet जो एक्टिवेट होता है मोस्टली ट्रॉमा से होता है इन नॉर्मल इंडिविजुअल्स में। देयर इज ट्रॉमा, इट इज नॉट रिलेटेड टू द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। ट्रॉमा इन द सेंस ऑफ इंजरी, माइनर इंजरी, थोड़ा सा कट इंजरी हो गया या इन्फ्लामेशन हो गया या बैक्टीरियल टॉक्सिन के कारण वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया, और एनी टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन। सो द आंसर, मोस्ट एक्यूरेट आंसर फॉर मी इज ट्रॉमा। नाउ कमिंग टू द other question, that is 24th होना चाहिए, माफ कीजिए गलती से 25th लिख दिया मैंने। एनीवे आई विल इम्प्रूव दिस वन। कोगुलेशन विल नॉट बी अफेक्टेड इन द एब्सेंस ऑफ फैक्टर। सो अभी मैंने जस्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे, या एक जिसमें जिसमें क्रिस्टल फैक्टर दिखाया था, मैंने दिखाया था कि आपको टेबलेटेड फॉर्म में there are how many there are factors 1 to 13, but there is missing of factor 6. So इसमें क्या आंसर होना चाहिए? कोगुलेशन will not be affected in the absence of factor C। आंसर होगा सिक्स, क्योंकि सिक्स जो है वो हाइपोथेटिकल फैक्टर है। देर इज नो ट्रू क्लॉटिंग फैक्टर सिक्स। सो आंसर जो होगा इसमें सी होगा। सो सी मीन्स फैक्टर सी इज सिक्स, सॉरी नॉट सी, सिक्स इज नॉट देयर। सो आंसर इसका सी होगा। आप हमेशा याद रखें कि फैक्टर सिक्स इज नॉट इन रियलिटी, दिस इज हाइपोथेटिकल। सो फैक्टर सिक्स इज आंसर। नाउ कम टू द मैचिंग। मैच करने के लिए भी इसमें आपको वो जो टेबल मैंने अभी दिखाया था कि टेबल वन से फैक्टर वन से लेके फैक्टर 13 तक, एंड एब्सेंस ऑफ फैक्टर सिक्स, दैट इज हाइपोथेटिकल फैक्टर, वो टेबल को आप अच्छी तरह से याद करें। और दूसरा टेबल या जो होगा वो या फ्लो चार्ट या फ्लो डायग्राम जिसको बोल सकते हैं, वो होगा आपका इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर से रिलेटेड। अगर वो दो पे आपने बहुत अच्छे से याद कर लिया है या आपको कमांड हो गया है, तो मेरे ख्याल से आपका ब्लीडिंग डिसऑर्डर या क्लॉटिंग फैक्टर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो आप आराम से कर लेंगे। सो कमिंग टू दिस क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स विद द रिस्पेक्ट टू क्लॉटिंग फैक्टर्स। कॉलम वन, कॉलम टू। तो कॉलम वन में फैक्टर का नाम दिया है फैक्टर 8। फैक्टर 8 का जैसे अभी मैंने नाम बताया था आपको, it is anti-hemophilic factor A. Then factor 9 is Christmas factor. Factor 12 is Hagman factor, and factor 13 is uh, fibrin stabilizing factor. So आप इसमें मैच कर सकते हैं कि किसमें दिख रहा है।
So third, A means factor 8, 4 एंटी-हीमोफिलिक फैक्टर। देन अब वीडियो को आप स्लो करके देख सकते हैं कि कैसे मैच करना है। सो बेसिक इसका मतलब यही है कि आपको क्लॉटिंग फैक्टर का वो चार्ट याद करना होगा अच्छे से, और इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे है उसको मेमोराइज करना होगा। तब आप 100% कॉन्फिडेंस रहेंगे कि आपका क्लॉटिंग डिसऑर्डर में जो भी रहेगा वो गलत आंसर आप लेंगे नीट के एग्जाम में या कभी कहीं भी मॉक टेस्ट में। और आफ्टर एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद भी दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आपको डे टू डे लाइफ में आफ्टर पासिंग योर नीट एग्जामिनेशन एमबीबीएस आप डॉक्टर बन जाएंगे तब भी ये मदद करता रहेगा। सो नाउ कमिंग टू द अदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प्स इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। आप इसमें बता सकते हैं कि कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन एंड यू कैन मेक इट सॉल्व इट वेरी इजीली। सो एल्बुमिन जो है वो कोगुलेशन में नहीं हेल्प करता है। इट इज बॉडी प्रोटीन। बॉडी में सबसे ज्यादा एल्बुमिन रहता है, और विटामिन के इज विटामिन, सो इट इज, ये अपने आप ही गलत है। एल्बुमिन जो है वो क्लॉटिंग में आपने देखा होगा किसी भी फैक्टर में नाम नहीं था इसका, ना इंट्रिंसिक पाथवे में। प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिन में कंफ्यूजन है कि दो ऑप्शन है जिसमें आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि फिब्रिन होगा कि प्रोथ्रोम्बिन होगा। सो प्रोथ्रोम्बिन इज अ फैक्टर, इट इज ऑल्सो ए प्रोटीन, बट क्लॉटिंग में जो हेल्प करता है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ क्लॉटिंग इज फिब्रिन। वाई फिब्रिन इज फॉर्म, बिकॉज फिब्रिनोजन कन्वर्ट इन फिब्रिन, जो कि सॉल्युबल टू इनसॉल्युबल होता है। तो इसका आंसर होना चाहिए फिब्रिन। या करेक्ट। अगर मैं कहीं पे भी आपको डाउट हो, यू कैन कमेंट एंड यू कैन मैसेज मी, सो दैट आई विल इम्प्रूव और आई विल अपडेट यू। सो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फिब्रिन इज कैटलाइज्ड बाय। अगेन द सेम क्वेश्चन, इट कम्स फ्रॉम द this intrinsic and extrinsic pathway. So conversion of fibrinogen to fibrin is catalyzed by thromboplastin, thrombin, prothrombin, all of the above. So इसमें क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, all of the above. तो फिब्रिनोजन टू फिब्रिन इज कैटलाइज्ड बाय थ्रोम्बिन होगा। फाइब्रिन जो है, फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन, जब थ्रोम्बिन उसमें लगता है तो वो कन्वर्ट कर देता है, तो आंसर इसमें बी होगा। So conversion of fibrinogen to fibrin is catalyzed by thrombin. Now platelets are formed from, मैंने अपने पहले वीडियो में भी प्लेटलेट्स के बारे में डिस्क्राइब किया है। प्लेटलेट जो है वो क्या होता है? प्लेटलेट्स जो होता है वो न्यूक्लियर पार्ट है, न्यूक्लियर फ्रैगमेंट और साइटोप्लाज्मिक फ्रैगमेंट ऑफ द मेगाकैरियोसाइट्स। सो मेगाकैरियोसाइट्स कहाँ पे होते हैं? बोन मैरो में होते हैं। दे आर द लार्जेस्ट सेल्स of the bone marrow. After the this megakaryocytes are the largest cells after this macrophages or monocytes. So platelets are formed from megakaryocytes or megakaryoblast. The answer is choice is given: megakaryoblast, megakaryocyte, megakaryoblast, and macrophages. So megakaryoblast, megakaryoblast, they have given two times in this questions. So the answer is megakaryocyte होगा इसमें। Platelets are formed from the megakaryocytes. So amyloid movement से क्या होगा कि bone marrow sinusoid से the cytoplasmic fragment is they are fragmented and they form platelets. So platelets का normal जो काउंट होता है इन ह्यूमन बींग्स में 1.5 lakhs to 4.5 lakhs होता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कब बोलते हैं? जब 1 लाख से काउंट कम हो जाता है, नॉट 1.5 लाख, 1 लाख से काउंट जब कम हो जाता है तो देन इट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। सो प्लेटलेट जो डिराइव करता है वो मेगाकैरियोसाइट से डिराइव करता है। देन लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक इज प्रोथ्रोम्बिन which helps in clotting of blood is released by. So I already discussed this. Prothrombin is released by blood platelets, whereas prothrombin is synthesized in liver.
So it is released by blood platelets when there is injury occurs inside the body. So this prothrombin is released by the blood platelets, and after the cascade of this clotting starts inside the body. So आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगर अगर और आप चाहते हैं कि मैं ब्लड क्लॉटिंग पे ज़्यादा क्वेश्चन आपको डिस्कस करूं, तो काइंडली मुझे मैसेज करें, कमेंट करें. थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम. होप करते हैं आपने पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखा होगा. अगर नहीं देखा है तो जरूर उसको देखें. और नीट में मेरी कामना है कि आप जूलॉजी एंड बॉटनी में, बायोलॉजी में 360 में 360 लाएं. थैंक यू. थैंक्स फॉर वाचिंग.